हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोगों का साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए आप लोग मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर ही चुके हो, नहीं किए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से कर लीजिएगा। इसमें लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करेंगे और आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन का मैं स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इससे बाहर तो एक भी सवाल नहीं जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर सवाल पूछता है नहीं। तो हर एक प्रकार का सवाल लाऊंगा अभी, और एग्जाम में भी अच्छा खासा टाइम आप लोगों को मिला है तो अच्छे से तैयारी कर लो, हर एक चीज़ को समझ लो ताकि खुद से पढ़ाई कर सको। और अंतिम लास्ट में एक मैराथन वीडियो ला दूंगा, मतलब सभी वीडियो का मिक्सअप, जिसमें आप लोग का एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा ताकि बिल्कुल फोड़ करा होगा साइंस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितना सारा क्वेश्चन सब देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाने के लिए। और हाँ, एक काम जरूर करना दोस्तों, आपके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आपका एक शेयर किसी के लिए भला हो सकता है। ठीक है, तो शेयर जरूर करना। और चलो देखते हैं क्या क्या सवाल है विज्ञान का धमाका। दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है कि प्रतिरक्षीकरण क्या है, देख सकते हो। तो देखो क्या है प्रतिरक्षण। जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कोरोना वायरस आया था तो उसमें वैक्सीन दिया जा रहा था ना, टीका दिया जा रहा था। तो उसमें क्या एक्चुअली में वो कोरोना का ही एक रूप उसमें अंदर डाला जा रहा था, कोरोना वायरस ही डाला जा रहा था। ठीक है, उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं। देखो शरीर के अंदर सूक्ष्मजीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं। टीका मतलब क्या होता है, उसी जो कोरोना वायरस जैसा है उसी का जैसा सैंपल शरीर के अंदर डाला जाता है ताकि हमारा शरीर का जो मतलब रोग पहचानने का क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो उसको पहचान ले उस वायरस को। और उसी प्रकार का कोई वायरस हमारे शरीर में जब इंटर करे दिखाई तो सीधा उसको मार दे और खत्म कर दे। तो यही काम होता है टीके का, समझ रहे हो। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। क्या बोल रहा है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षीकरण या फिर इम्यूनाइजेशन। आप लोग तो बोलते थे ना कि कोरोना में कि इम्यूनिटी पावर बढ़िया होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़िया होना चाहिए, तो वही है मतलब जो है प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, कि इम्यूनाइजेशन, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़िया होना चाहिए। ठीक, तो वही चीज़ जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है उस रोग के प्रति। कोरोना वायरस है तो कोरोना, अब ये नहीं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन दे दिया मतलब वो दूसरे वायरस पर भी काम करेगा, नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कोरोना वायरस को पहचानेगा। ठीक है, जो वैक्सीन कोरोना का दिया जाएगा, अब कोरोना वायरस अगर आएगा तो उसको पहचानेगा। ठीक है, बाकी दूसरा वायरस आएगा तो उसको नहीं पहचानेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो प्रतिरक्षणकरण मतलब क्या है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग प्रतिरक्षीकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अगला सवाल है जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो जल प्रदूषण का 3 कारण आप लोग देख सकते हो क्या क्या है। पहला है औद्योगिक कारण, दूसरा घरेलू कारण और तीसरा है कृषि कारण। तो औद्योगिक कारण क्या है, उद्योग से निकले हुए रसायन विभिन्न नदी नालों में मिल जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। आपको पता है औद्योगिक मतलब अब कोई फैक्ट्री है वहाँ से तो आम बात है कि पानी निकलेगा ही। अब वही पानी जाके जोड़िया में मिलता है, नदी में जाके मिलता है, तो क्या उसमें बहुत तरह के रसायन केमिकल्स मिले होते हैं ना, तो जाके पानी को पूरा दूषित कर देता है। घरेलू कारण क्या है, घरेलू मतलब घर से जो कचरा पानी बहा देते हैं वो जाकर लास्टली तालाब में मिल जाता है या फिर जोड़िया में मिल जाता है, वही जाके आके नदी में मिल जाता है। मतलब वो भी क्या एक प्रकार से वो गंदगी फैलाता है, पानी को दूषित ही करता है ना। कृषि कारण, कृषि में देखो हम लोग खेतों में क्या करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। मतलब कीटाणुओं को मारने के लिए जो कीट होता है, ठीक है, उसको मारने के लिए कीटनाशक का यूज़ करते हैं। तो अब कीटनाशक का प्रयोग किया, बारिश हुआ तो क्या हुआ, अब वो पानी के साथ मिल गया और बह के सिर्फ तालाब में चला गया, जोड़िया में चला गया, तो उससे भी एक प्रकार का जल प्रदूषण होता है। समझ गए हो। आगे बढ़ो। एक जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए, बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल है। बोल रहा है एक जूल क्या है और उस भौतिक राशि का नाम बोलना है जिसका ऐसा मतलब क्या है, जूल है। तो देखो जब एक जूल मतलब क्या, जूल किसे क्या ऐसा मतलब काज का, काज हम लोग जानते हैं काज बराबर क्या होता है, तो काज बराबर होता है एफ क्रॉस एस यानी कि बल गुने विस्थापन। अगर 1 न्यूटन का कार्य कर रहे हो कितना समय में, सॉरी कितना, तो 1 न्यूटन का कार्य एफ क्रॉस एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, कितना 1 न्यूटन का बल लगा रहे हो और कोई वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जा रही है। 1 न्यूटन का बल लगा रहे हो, 1 मीटर विस्थापित हो जा रही है, तो हम कहोगे कि 1 गुना 1 बराबर क्या होता है, 1, यानी कि कार्य 1 हुआ। 1 क्या कार्य का होता है, जूल ऐसा मतलब, तो 1 जूल कार्य हुआ। तो कब कहोगे 1 जूल कार्य, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर का विस्थापन होता है। मैं 1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एफ हमको क्या लाना है, सॉरी वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। अब एफ भी 1 एस भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए 1 बोल रहा है, तो उसे 1 जूल कार्य बोलते हैं। और कार्य कैसा मतलब सभी को पता है, दुनिया जानती है, जूल होती है। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की जो क्षमता होती है, समझ रहे हो।
कोई भी परमाणु हुआ, अगर वो कितना इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है या फिर किसी को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जो क्षमता होती है ना दोस्त, ये जो क्षमता होती है इसे ही बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या है, एक। अब हाइड्रोजन के बाहर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, मतलब उसका क्या हो गया, संयोजकता ही। अब मान लो किसी के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, अरे नहीं भाई साहब 7 क्यों दे देगा, वो अपना अष्टक पूरा करेगा ना, अपना 8वां इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसके लिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, ये क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो लिया तो उसका संयोजकता क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला सवाल है समभारिक किसे कहते हैं, नाम में से ही पता चलेगा। समभारिक, भार मतलब भारिक मतलब भार, सम मतलब समान, मतलब समान भार। तो देखो क्या है, अलग अलग तत्वों के ये परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान या भार जो बोलना यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग तत्वों के ये परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। समझ रहे हो, समभारिक में क्या होता है, परमाणु ऐसे बोलना क्या, इसमें परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं पर परमाणु संख्या अलग अलग होता है, ऐसे परमाणुओं को समभारिक बोलते हैं। ऐसे परमाणु, समझ लो फिर से सुनो, ऐसे परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, क्योंकि समभारिक बोला है तो भार से द्रव्यमान याद रखना, तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है उसे क्या बोलते हैं, समभारिक। परमाणु द्रव्यमान समान होता है पर परमाणु संख्या अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं समभारिक। उदाहरण तरह का देख लो, एक क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार क्या है, 40 होता है। सॉरी, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन उदाहरण गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये उदाहरण आप मत मानना। आगे देखो, परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम क्या होगा। अवपरमाणु कण क्या होता है, उसको तोड़ोगे तो मिलेगा, क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक प्रोटॉन मिलता है और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर भाई जीरो है, न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं होता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, बहुत बढ़िया सवाल, और आप लोग एग्जाम के लिए भी सुन लो। थॉमसन के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं, सीमाएं मतलब क्या, उसमें क्या खामियां थी, क्या क्या कमी थी, उसमें कमी ढूंढ के निकालो यार, लोगों को कमी ढूंढने में बड़ा मजा आता है ना। चलो थॉमसन के पास चलते हैं, थॉमसन के अंदर जो कमी था वो निकालते हैं। देखो, थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकती। रदरफोर्ड ने क्या, एक गोल्ड फॉइल लिया था, ठीक है, सोने की पत्ती, और उसमें से पूरा अल्फा रे पास किया था और बोला था कि बीच से कोई भी टकरा नहीं रहा है, ये इधर मुड़ जा रहा है, इधर मुड़ जा रहा है, इधर मुड़ जा रहा है, मतलब बीच में ऐसा कुछ है, ठीक है, तो बोला था बीच में नाभिक है प्लस है। तो इसके आधार पर थॉमसन ने जो कहा था उसके आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। क्यों, क्योंकि देखो इस मॉडल के द्वारा यह नहीं समझा जा सकता कि धन आवेश ऋण आवेश को किस प्रकार बांधे रखता है, और थॉमसन के जो मॉडल था उसमें ये नहीं समझा जा सकता कि धन आवेश जो है वो ऋण आवेश को किस प्रकार से बांधे हुए रखता है, और परमाणु के अस्थायित्व को समझने में यह असमर्थ रहा, परमाणु का अस्थायित्व। क्योंकि क्या बोला, देखो इस परमाणु मॉडल में कि नाभिक के बारे में कुछ स्पष्ट बताया नहीं गया है, ठीक है, थॉमसन ने के बारे में क्या कहा था, इस मॉडल में परमाणु के नाभिक के बारे में कुछ नहीं बताया था कि हाँ चलो प्लस नाभिक है, नाभिक पर धनावेश होता है जो बीच में उपस्थित है, ऐसा कुछ नहीं बताया था वहाँ पर, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है आप लोगों का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाएं देख लो, थॉमसन या रदरफोर्ड दोनों में से कोई एक सवाल आ सकता है। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या क्या गलत किया था या फिर क्या उसकी सीमाएं थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं कुछ इस प्रकार है। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या बोला, चलो भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक बीच में है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ऐसे करके, ठीक, लगाते रहते हैं। अगर ऐसा होता, समझ रहे हो, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और अगर ऐसा होता तो इससे परमाणु के अस्थायित्व को नहीं समझा सकता, मतलब परमाणु स्टेबलिशमेंट को ही समझ नहीं सकते हो, देखिए हाँ परमाणु एग्जिस्ट भी करता है, क्यों नहीं समझ सकते, देखो क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन पूरी वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है, ऐसे घूमता, तो चक्कर लगा तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता, मतलब क्या, ऊर्जा लॉस करता। अब हर कोई ऐसे ही हमेशा घूमता थोड़ी रहेगा भाई साहब, आप घूमोगे तो कुछ देर बाद आप भी थक के गिर जाओगे, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन से भी ऊर्जा मुक्त होती, ऊर्जा निकल रही है, तो कुछ देर बाद वो भी थक कर गिर जाता, ठीक है, और कहाँ पर गिरता, बीच में, नाभिक में। और समझ लो जब उस प्रकार इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में गिरता तो विस्फोट होता, मतलब फिर परमाणु का अस्थायित्व नहीं रहता। तो इसी वजह से बोल रहा है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंततः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस बात को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों इसका मॉडल, समझो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है, यह भी इसमें नहीं समझाएगा। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का वितरण की हर एक कक्षा में एक के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ये भी नहीं बताया था रदरफोर्ड ने, इसलिए इसका ये फेल हुआ था।
और रदरफोर्ड का भी फेल हुआ था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोग कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, सभी को शेयर कर देना था कि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले, सभी को इससे लाभ मिले। चलो तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अब एक लेते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।